आज मैं इस वीडियो में लोकतंत्र के बारे में संक्षेप में समझाऊंगा। हालांकि एक वीडियो मेरा प्रस्तावना पढ़ाते समय जारी है जिसमें हमने लोकतंत्र को समझाया था। जब प्रस्तावना समझा रहे थे तो उसमें जब लोकतंत्र शब्द आता है तो वहाँ पे भी मैंने लोकतंत्र को समझाया है। लेकिन आज के इस वीडियो में लोकतंत्र को स्पेशली समझा रहे हैं और उस परिभाषा को समझा रहे हैं जो अब्राहम लिंकन ने दिया था और सारी दुनिया उसे स्वीकार भी करती है। आज भी जब आपसे कोई लोकतंत्र का डिफिनेशन पूछता है तो आप भी वही परिभाषा आपके जुबान पे होती है, नहीं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो उसी डेमोक्रेसी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखेंगे कि लोकतंत्र किसके लिए, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। इन तीन शब्दों को समझना जरूरी है। अब इन तीन शब्दों को हम समझ जाएंगे तो एक्चुअल में हम इस परिभाषा का मतलब समझ जाएंगे, अन्यथा केवल परिभाषा देते रहेंगे और समझेंगे नहीं। तो हम इस परिभाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला शब्द है मैंने बांट दिया भाई इस परिभाषा का तीन नोट्स, जनता का, दूसरा जनता के द्वारा और तीसरा जनता के लिए शासन। तो जनता का मतलब क्या है कि जो लोक प्रभुता है या संप्रभुता या जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसमें निहित होगी, जनता में निहित होगी। वैसे भी भारतीय लोकतंत्र में तो आप देखते करते हैं कि संप्रभुता जो है ना ही भारत की सरकार में निहित है, ना ही भारत के संसद में निहित है और ना ही भारत की न्यायपालिका में निहित है। संप्रभुता तो भारत की जनता में निहित है, नहीं तो सर्वोच्च शक्ति किसके पास होगी, जनता के पास। इस परिभाषा का पहला। दूसरा वर्ड है जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा का मतलब क्या है कि भाई जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन चलाएंगे। जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन चलाएंगे। ये दूसरे वर्ड जनता के द्वारा का मतलब है। और तीसरा है जनता के लिए शासन। तो जनता के लिए शासन का मतलब क्या है कि भाई शासन का संचालन जनहित में किया जाएगा। जनता का संचालन किसके हित में किया जाएगा, जनहित में किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए। तो ये इस परिभाषा का बड़ा सिंपल में आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। हालांकि इस लोकतंत्र के दो रूप भी हैं, एक संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र जो है वो ब्रिटेन की संकल्पना है और वहीं से भारत में भी ये चीजें संकल्पित हुई हैं। जो भारत की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन के ही सिस्टम से प्रेरित है या ब्रिटेन के ही पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेरित है या वहीं के संविधान से भी प्रेरित है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। जिसकी खासियत है कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिले होते हैं। संसदीय लोकतंत्र का खासियत है कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिले होते हैं। दूसरी बात यह होती है संसदीय लोकतंत्र की, नाम मात्र की जो कार्यपालिका शक्ति है और वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो अलग अलग होते हैं। आपको नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति मतलब राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मतलब प्रधानमंत्री, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। ये अलग अलग होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्तविक कार्यपालिका को कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में उसमें उसके कार्यकाल की कोई सुनिश्चितता नहीं होती। देखते हैं ना, बीच में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सफल रहा तो पूरी लोकसभा को एक बार में ही आपको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं। वैसे भी आप पढ़े हैं भारतीय संविधान में भी है 75(3) में, आर्टिकल 75(3) में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि साथ साथ तैरती है और साथ डूब जाती है। व्यक्तिगत रूप से आप राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति। तो निश्चित रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना संसदीय प्रणाली में देखी जाती है।
और जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है ये तो यूएसए में है, नहीं, वहां पे वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास, सब कुछ राष्ट्रपति के पास होता है। तो निश्चित रूप से यूएसए में या अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है उसकी खासियत यह है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है। और यही तो शक्ति पृथक्करण का कंसेप्ट है, यही जो है वो शक्ति पृथक्करण का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो शक्ति पृथक्करण का कॉन्सेप्ट अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की खास बात है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि नाम मात्र की जो और वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है दोनों समान होता है। वहां संसदीय लोकतंत्र की तरह नहीं है कि नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति अलग अलग होती है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति एक बराबर समान होती है, कोई अलग अलग कंसेप्ट उसका नहीं है, ठीक है। और कार्यपालिका के कार्यकाल की यहां सुनिश्चितता होती है, यहां की तरह नहीं, संसदीय लोकतंत्र की तरह नहीं है कि अनिश्चितता होगी, यहां सुनिश्चितता होती है। यहां अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कार्यपालिका के कार्यकाल सुनिश्चित होता है। हालांकि यहां भी महाभियोग का कॉन्सेप्ट है, यहां भी महाभियोग लगा के बीच में से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना। ऐसी कोई कृत्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए जो वहां के सिस्टम के अनुकूल न हो या गैर संवैधानिक हो, तो उन पर भी महाभियोग लगा के हटाया तो जा सकता है। लेकिन फिर भी यहां माना जाता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का है कि वहां कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित होता है, ठीक है। हमारे यहाँ वाले जो अविश्वास प्रस्ताव है तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में महाभियोग जैसे सिस्टम है, ठीक है। महाभियोग जैसे सिस्टम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी भी है। तो महाभियोग बीच में न लगेगा, फिर भी कहा जाता है कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की सुनिश्चितता मानी जाती है कार्यपालिका शक्ति की। और आगे हम इस संसदीय लोकतंत्र के गुण और अवगुण को समझेंगे। उसके बाद अध्यक्षात्मक और लोकतंत्र के भी गुणों और अवगुण को समझेंगे। हम लोग संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को दो पार्ट में बांट देंगे, है ना। उसके गुण और अवगुण को देख लेंगे, ठीक है। हम लोगों को संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में समझना है, यानी संसदीय लोकतंत्र कहिए चाहे अध्यक्षीय लोकतंत्र कहिए, उसके बारे में उसके गुण और अवगुण को समझना था। लेकिन इसको भी तो हम सिस्टम से ही समझेंगे। तो इसका क्या है कि हमने इसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया है कि शासन प्रणालियों के जो प्रकार होते हैं वो दो आधारों पर बांटे जाते हैं, ठीक है। एक केंद्र और प्रांत के संबंधों के आधार पर, केंद्र और प्रांत के संबंधों के आधार पर, और दूसरा जो है विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो है शासन प्रणालियों को बांटा जाता है। देखिएगा केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पे जो शासन प्रणालियों को बांटा गया है वो तीन टाइप्स का आप सुने भी होंगे। परिसंघात्मक प्रणाली जिसे आप कॉन्फेडरेशन कहते हैं या कॉन्फेडरल सिस्टम, संघात्मक प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम अंग्रेजी में, एकात्मक प्रणाली को आप यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। दरअसल क्या है कि परिसंघात्मक जो प्रणाली है उसमें क्या होता है कि वह राजनीतिक प्रणाली, ये जो परिसंघात्मक है वह राजनीतिक प्रणाली है जिसमें केंद्र का न तो महत्व होता है और न ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है। कॉन्फेडरल में, परिसंघात्मक में केंद्र का विशेष महत्व नहीं और न ही उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। उसमें कई राज्य या प्रांत मिलकर एक समझौता के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, शासन चलाने के लिए, जिसमें कुछ विषय को बांट लेते हैं, है ना। संचार का विषय हो सकता है, विदेशी मामला हो सकता है, कुछ विषयों को बांट के कम्युनिकेशन मामला हो सकती है, कुछ विषयों को बांट कर, ठीक है, आपस में बांट लेते हैं और शासन प्रणाली चलाते हैं। ये जॉब चाहे एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी जो निर्माणक इकाई है या प्रांत या राज्य है, यह स्वतंत्रता, इनकी स्वतंत्रता हमेशा रहती है। वो जब चाहे परिसंघ से अलग हो सकते हैं। जैसे यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ में क्या था, यही था, ठीक है। तभी तो उसके राज्य टूट गए, पूर्व सोवियत संघ जो
टूटा, वो इन्हीं आधारों पे, इसी सिस्टम के आधारों पर चलने वाली प्रणाली थी। ठीक है, जब चाहे स्वतंत्र हो सकते हैं तो स्वतंत्र हो गए, कई राज्य टूट के बन गए इससे। ऐसी प्रणालियों में ऐसा देखने को मिलता है। दरअसल हमको समझाना है संघीय प्रणाली और अध्यक्षीय, संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली, लेकिन बेसिकली मैं इसको भी समझाते हुए इसको समझा दूंगा। संघात्मक प्रणाली में क्या होता है, फेडरल प्रणाली में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में, कि यह व्यवस्था भी, देखिए एक चीज और जानिएगा फिर संघात्मक प्रणाली का, जो मैंने यहां लिखा, ये अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। अविनाशी राज्यों का विनाश, संगठन विनाशी है, संगठन टूट सकता है, राष्ट्र तो स्वतंत्र रूप से बन नहीं रहे। संघात्मक प्रणाली में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में यह व्यवस्था भी स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है, किंतु इनको यह हक नहीं है कि संघ से अलग होने का फैसला कर सके। ठीक है, तो ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन नहीं टूटेगा। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका जो संगठन है काफी मजबूत है, फेडरल सिस्टम है अमेरिका की। एकात्मक प्रणाली क्या होती है, छोटे देशों के लिए होता है, छोटे राज्यों के लिए होता है, इसमें केंद्र को महत्व दिया जाता है। एकात्मक प्रणाली में केंद्र को महत्व दिया जाता है, राज्यों या प्रांतों का कोई विशेष अधिकार यहां नहीं होता है। एकात्मक प्रणाली में केंद्रीय शासन के द्वारा सौंपे गए कार्य को ही राज्य करते हैं या प्रांत करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। यहां राज्य का कोई मतलब नहीं है, प्रांत का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी कारण इसको विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। तो परिसंघात्मक प्रणाली जो है वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है, फेडरल प्रणाली जो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, और एकात्मक जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। अब हम आते हैं मूल बात पे। ठीक है, विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो हमने संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली को बांटा है, जिसको हमको गुण और अवगुण पढ़ाना था, और मैं जस्ट इसके पहले मैंने संसदीय प्रणाली या संसदीय लोकतंत्र या अध्यक्षीय लोकतंत्र के सिस्टम को समझाया, उसके गुण और अवगुण समझाए थे। मैं बेसिकली एक मूल पॉइंट्स लेके ही आपको मैं इससे गुण और अवगुण समझा देता हूँ, कहने को तो बहुत बात होती है इसमें। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी ये है कि इसकी राजनीतिक अस्थायित्व होता है, और दूसरा गुण जो इसका है कि योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव होता है। अवगुण क्षमा चाहेंगे, संसदीय प्रणाली का जो अवगुण है, पहला अवगुण है कि राजनीतिक अस्थायित्व, दूसरा अवगुण है कि योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव। इस मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है उसमें योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव हो सकता है। मंत्रिपरिषद बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक सिस्टमेटिक आधार नहीं है कि इसी सिस्टम के आधार पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। कभी कभी तो देखते ही हमारे देश में कि धर्म को भी ध्यान में रख के, जाति को भी ध्यान में रख के मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया जाता है। और संसदीय प्रणाली का गुण क्या है कि उत्तरदायित्व का ख्याल रहता है और तानाशाही से रक्षा करने की इसमें क्वालिटी है, और विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य बना रहता है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली का जो अवगुण है, ये तानाशाही से रक्षा नहीं कर सकता है, या तानाशाही में खुद इसकी सिस्टम तब्दील हो सकती है। और विधायिका और कार्यपालिका में तनाव होने की संभावना होती है। ये अध्यक्षीय प्रणाली का अवगुण है कि विधायिका और कार्यपालिका में तनाव की संभावनाएं बनी रहती हैं, और गुण जो है इसकी राजनीति का स्थायी है, और योग्य मंत्रिपरिषद का गठन इसका गुण है। ठीक है, धन्यवाद।